हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको जीव विज्ञान। ठीक है ना। तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी आपको पार्ट वाइज पार्ट में पढ़ाया जाएगा और जब हमारा टोटल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कम से कम बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी एग्जाम आप दीजिएगा बायोलॉजी से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से देखिए, आपको एक ही बार में याद करा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है जीवन। बायो का मतलब क्या होता है? जीवन होता है बायो का मतलब, यानी लाइफ। ठीक है ना। बायो का मतलब जीवन यानी लाइफ है। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन यानी स्टडी। यानी कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। यानी अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें आप तो इस टाइप से लिख सकते हैं, जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का। ठीक है। आपको प्रश्न लेकर बताया गया है जिससे आपको आसानी हो जाएगा। ठीक। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग 1801 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? आपसे पूछे कब हुआ था? तो 1801 ईस्वी में। दो व्यक्ति किए थे, एक थे लाइमार्क। ठीक। एक कौन थे? लाइमार्क थे। दूसरा व्यक्ति था ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस। ठीक है ना। ट्रेविरेनस। ये लाइमार्क कहाँ के थे? लाइमार्क कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे लाइमार्क। और ट्रेविरेनस कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? लाइमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। लाइमार्क एवं ट्रेविरेनस। दूसरा प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो कब? 1801 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। और जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु जी। अरस्तु। ठीक है ना। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? दो, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु जी हैं। ठीक है। देखिए विज्ञान यानी जीव विज्ञान का पिता यानी बायोलॉजी का पिता अरस्तु और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु हैं। ठीक है। पादप विज्ञान का पिता कौन है? पादप विज्ञान के पिता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। फ्रेस्टस। ठीक है। थियोफ्रेस्टस हैं। देखिए इस चैप्टर में आपको हम सेल पढ़ाएंगे। ये तो हो गया बायोलॉजी के बारे में। अब समझिए सेल। कोशिका यानी सेल। ठीक है ना। कोशिका किसे कहते हैं? सबसे पहले कोशिका किसे कहते हैं? तो जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। लिख लीजिएगा आप, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी में होता है कोशिका का अध्ययन। साइटो का मतलब होता है कोशिका, यानी जहां जहां साइटो शब्द आएगा वहां वहां कोशिका। अगला प्रश्न है 8 नंबर। देखिए कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। किसने किए थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। अब आपसे पूछ दिया जाए कि रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका का खोज किया था? तो मरी हुई कोशिका का खोज किया था। किसका? मरी हुई कोशिका यानी मृत कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। तो आपसे पूछ देगा कि जिंदा कोशिका का खोज यानी कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले किए थे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। अगर इसे पूछ दे इसका
कि कब किए थे, तो 1674 ईस्वी में किए थे लीवनहॉग ने जीवित कोशिका का खोज। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत को दो वैज्ञानिक दिए थे, स्लाइडेन और एक स्वान थे। स्लाइडेन और स्वान, नाम याद रखेंगे, स्लाइडेन और स्वान। आपसे पूछेगा कब दिए थे, तो ये 1838-39 में दिए थे स्लाइडेन एवं स्वान कोशिका सिद्धांत है। ठीक है ना। कोशिका सिद्धांत में क्या बताए थे ये आपको हम बता देते हैं। इन्होंने बताया है कि जो हमारा पूरा शरीर है कोशिकाओं से बना है। अगर हमें कहीं भी चोट लगती है और कोशिका मर जाती है तो उसके जगह पे वैसे ही कोशिका का निर्माण करेगी। ठीक है ना। अब कौन करेगी, आगे पढ़िएगा, सब समझा देंगे आपको। आप कोशिका में आइए, देखिए सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे। ठीक है ना, समझ जाइएगा। शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर आपसे पूछ दे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है और मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है, मानव में, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। ये नर में होती है, सॉरी ये मादा में होती है अंडाणु। ठीक है ना, नर में नहीं, ये मादा में होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवम बोलते हैं। ठीक है ना, ओवम, अंडाणु। ठीक है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, स्पर्म, इसे बोलते हैं क्या, स्पर्म। ठीक है, स्पर्म बोलते हैं इसे। शुक्राणु हिंदी में बोले तो शुक्राणु, ये नर में होते हैं, ये मादा में होते हैं। और मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्र। तो आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी, शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका कौन, माइकोप्लाज्मा ग्लैब्सेप्टिमा। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम। ठीक है। और मानव से सबसे छोटी स्पर्म शुक्राणु। और मानव में सबसे लंबी और बड़ी में अंतर होता है। ठीक है ना, तो लंबी तंत्रिका तंत्र, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने समझाया था, तो कोशिका विभाजन क्या होता है वो ही आपको समझाते हैं। कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने समझाया था, तो ये समझाए थे रोडोल्फ विर्चो ने समझाए थे। रोडोल्फ नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रोडोल्फ विर्चो ने समझाए थे। ये कब समझाए थे, 1855 ईस्वी में समझाए थे, 1855। ठीक है। ये कोशिका विभाजन क्या है, मान लिया जाए कि ये किसी का पैर है। ठीक है, ये किसी का पैर है। अब पैर में थोड़ा सा यहाँ पे एक उंगली कट जाए, मान लिया कि एक उंगली कट जाए यहाँ पे। अब एक उंगली कटेगा तो उसके जगह पे वैसा ही कुछ निर्माण करेगा। उंगली का थोड़ा सा मान लिया कि कट जाता है तो उंगली फिर से, टोटल उंगली नहीं कटा, थोड़ा सा उंगली कट गया है तो उंगली फिर से जुड़ जाता है अच्छे तरीके से। तो क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन होता है। ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन किस में होती है, सबसे अधिक कोशिका विभाजन किस में होती है और सबसे कम कोशिका विभाजन किस में होती है। यानी कि अगर कोई कट छट जाए तो सबसे फास्ट में कौन बन सकता है और सबसे धीमा धीमा कौन बन सकता है, ये आपसे पूछा गया है। नीचे देखिए प्रश्न है, सबसे अधिक कोशिका विभाजन किस में होती है, लीवर में। यकृत किस में होती है, लीवर में होती है। अगर ये कट फट जाए तो जल्दी से ये जुड़ जाते हैं। और सबसे कम कोशिका विभाजन किस में होती है, तो ये मस्तिष्क में होती है। किसमें, मस्तिष्क में। मस्तिष्क लिख लीजिएगा, हम इंग्लिश में देते हैं ब्रेन। ठीक है ना। ये ब्रेन में होती है सबसे धीमा, यानी कि इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। अगर किसी का ये सर है, इसका अंदर अगर चोट लग जाए
तो वो आदमी ठीक नहीं होगा, या तो मर जाएगा या तो पागल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोशिका विभाजन बहुत कम यानी कि ना के बराबर यानी नहीं होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन कहते हैं पतली झिल्ली को। आगे देखिए, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका जो झिल्ली होती है ना, ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली में ही क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली में ही पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नाम सुने होंगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका झिल्ली में ही पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं? जैसे आप देखे होंगे, देखिए यहां पे दिखाता हूं आपको। आप इस टाइप से देखे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, इस टाइप से देखे होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक संरचना होती है ना, ये वाले इस टाइप से बना हुआ देखे होंगे। तो ये वाले, ये तो डीएनए बन गया, लेकिन इस टाइप से बने होते हैं। तो इस टाइप से जो माइटोकॉन्ड्रिया में बने होते हैं संरचना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रिस्टिक। उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टिक। उसे कहते हैं क्रिस्टिक कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीश्वसन कौन करता है? तो ऑक्सीश्वसन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये क्रिस्टिक है। और ऑक्सीश्वसन कौन करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीश्वसन। अगला प्रश्न है, आपको समझाएंगे, धीरे धीरे समझा देंगे पूरा, अभी तो आज का क्लास स्टार्ट हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने एटीपी का निर्माण होता है? एटीपी। कितने एटीपी का निर्माण होता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38। 38 एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी मिलाकर कितने ग्लूकोज का निर्माण करता? 38 एटीपी मिलाएगा तो कितना ग्लूकोज बनेगा? 1 ग्लूकोज बनेगा। कितना ग्लूकोज? 1 ग्लूकोज का निर्माण होगा। और 1 ग्लूकोज से कितना ऊर्जा प्राप्त होगी? देखिए समझाता हूं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है 38 एटीपी का, ठीक है। 38 एटीपी से 1 ग्राम ग्लूकोज बनता है, यानी 1 ग्लूकोज बनता है। और 1 ग्लूकोज से कितना ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्लूकोज से, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि एक दिन में, यानी कि दिन भर काम करने के लिए एक मनुष्य को कितना किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है? तो लगभग 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए एक व्यक्ति को दिन भर काम करने के लिए, ठीक है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बातें आ गया है, तो बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? कौन किया था माइटोकॉन्ड्रिया का खोज? तो इसका खोज करता है अल्टमैन। अल्टमैन खोजे थे। ये कब खोजे थे? 1886 ईस्वी में खोजे थे माइटोकॉन्ड्रिया का। और आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? तो सी वेंडा दिए थे। सी वेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? सी वेंडा। खोज किसने किया? अल्टमैन। पावर हाउस ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ बॉडी। अच्छा, मरी हुई कोशिका का खोज किसने किया था? मरी हुई कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। अभी बताया था आपको सबसे पहले। तो मरी हुई कोशिका को क्या कहते हैं? बताइए। नेफ्रोसिस कहते हैं। नेफ्रोसिस। हाँ, आपको एक बात और बता दें, बताए नहीं आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसका आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ होगा। तो पीडीएफ जिसको भी लेना है उसको आपको क्या करना है, अभी हम तो ग्रुप नहीं बनाए हैं इसलिए व्हाट्सएप भी करना पड़ेगा आपको, और पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा। नंबर आप लिख लीजिए 8409512493। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सिर्फ लिखना है पीडीएफ बायोलॉजी, ठीक है। आपको पीडीएफ
मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिल जाए। ऊर्जा परिवहन कौन करता है? यानी कि देखिए, आपको मैं समझा देता हूँ। अगर ये कोई आदमी है, ये यहाँ पे समझ लीजिए, और इसका ये हाथ है, ये पैर है। अब यहाँ पर देखिए, कोई आदमी बोल रहा है ज़्यादा, तो ज़्यादा जरूरत किसका होगा? ऊर्जा का, जीभ का। तो जो पैर का ऊर्जा होगा, हाथ का ऊर्जा होगा, सब कहाँ चला जाएगा? जीभ के पास में चला जाएगा। तब ऊर्जा को भेजाने का कार्य किसका है? ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि ऊर्जा का हस्तांतरण कौन करता है? तो ये आपको बताना है। ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है कौन? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी करता है, गोल्जी बॉडी करता है ऊर्जा परिवहन का कार्य। कोशिका के अंदर कंकाल का काम कौन करता है? कोशिका का अंदर कंकाल का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिख देता हूं, एंडोप्लाज्मिक, लिख लीजिएगा आप, हम बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम इसको कहते हैं ई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ये क्या करता है कि आदमी को, यानी कि कोशिका को पचकने से बचाता है, यानी कि आदमी को कुबड़ होने से बचाता है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो आदमी कुबड़ हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो देखिए, ये प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। और राइबोसोम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ वाले, एक होता है रुखरा वाले। ठीक है, ये वसा के बारे में सोचता है और ये प्रोटीन के बारे में सोचता है। तो ये प्रोटीन निर्माण में कौन करता है काम? तो राइबोसोम करता है। आगे पढ़ाएंगे जब इसको बारे में, तब बढ़िया से बताया जाएगा। ठीक है ना। कोशिका विभाजन कौन करता है? कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम करता है, सेंट्रोसोम करता है कोशिका विभाजन। और जैसे ही आगे अगला वीडियो लाएंगे उसमें ER बताएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा आपको। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी को।